नमस्कार। आज हम नदी और उससे संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि नदी से होने वाले कार्य और उससे संबंधित और जितनी भी जानकारियाँ हो आपको समझने में सहूलियत होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नदी क्या है। तो साधारण नाम चाल के आमतौर पे लोग बोल देते हैं कि नदी है, वो नदी है, ये नदी है। तो नदी और नाले में फ़र्क है। नदी में भी जल बहती है और नाले में भी जल बहती है, तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो नदी के केस में ये कहा जाता है कि नदी वह स्वाभाविक रूप से बहने वाली जलधारा है। यानी रखने वाली बात है कि स्वाभाविक रूप से बहने वाली जलधारा है जो कि ढाल का अनुसरण करती है, और यह जलधारा जो है प्राकृतिक होती है। समझ में आ रहा बात? तो नदी स्वाभाविक रूप से ढाल के अनुरूप बहने वाली वह प्राकृतिक जलधारा है जो कि सामान्य रूप से धरातल पे बहती है। तो इसको हम नदी कहेंगे। तो नदी का परिभाषा क्या हुआ? नदी वह जल समूह है जो कि ढाल के सहारे किसी निश्चित मार्ग पर प्राकृतिक रूप से बहती है, उसे हम नदी कहेंगे। अब ये जो नदी है, इसके बहुत सारे शब्दावली हैं जिसको हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान वह स्थान होता है जहाँ पे कि नदी का जन्म होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नदी पहाड़ से जन्म लेती है, पठार से जन्म लेती है, या फिर झील से जन्म लेती है, या फिर किसी नदी से जन्म लेती है। तो वह स्थान पठार हो सकता है, पर्वत हो सकता है, या फिर झील हो सकता है, या फिर कोई बड़ी नदी हो सकती है जहाँ से कि ये नदी जन्म लेती है। तो नदी जिस स्थान पर जन्म लेती है उस स्थान को ही हम लोग उद्गम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे नदी इस जगह से जन्म लेती है, तो इस जगह को ही हम लोग उद्गम कहेंगे, यानी सोर्स कहते हैं। और दूसरा है जिस स्थान पे नदी समाप्त हो जाती है या फिर नदी अपना अस्तित्व खो देती है, उस स्थान पे को हम लोग मुहाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो नदी है, ये नदी इस समुद्र में यहाँ पे आके मिल गई है, तो इस समुद्र में ये नदी अपना अस्तित्व खो दी है, इसलिए यह समुद्री स्थान इस नदी के लिए मुहाना कहलाएगा। तो ये मुहाना झील भी हो सकता है, बड़ी नदी भी हो सकती है, या फिर समुद्र हो सकता है। तो अलग अलग नदियों के केस में अलग अलग चीज़ें होती है। चलिए, अब है कि जो नदी है वो बांटने के लिए तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग तरीकों से बांटा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नदी को दो भागों में बांटते हैं। ऐसी नदी जिसमें सालों भर जल रहता है, वैसी नदी जिसमें सालों भर जल रहता है उसको हम लोग सदाबहानी नदी कहती हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में पेरिडियल रिवर भी कहते हैं। और वैसी नदी जिसमें वर्ष के कुछ समय जल रहता है और वर्ष के कुछ समय जल नहीं रहता है, उस नदी को हम लोग बरसाती कहते हैं, हम बरसाती नदी कहते हैं। खासकर हमारे भारत में बरसाती नदी और सदाबहानी नदी, दो सदाबहानी नदी में जल इसलिए सालों भर रहती है कि उसका उद्गम किसी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहाँ पे कि जल बर्फ के स्रोत रहते हैं और सालों भर बर्फ पिघलते रहते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में से निकलने वाली जो नदी होती है उसको सदाबहानी नदी कहते हैं। और दक्षिण भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं, उस नदियों का जल चूँकि वर्षा के कारण पोषित होता है, इसलिए उस नदी को हम लोग बरसाती नदी कहते हैं। चलिए, अगला है सहायक नदी। देखिए, कोई भी नदी का अपना मुहाना होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई नदी समुद्र में गिर जाती है, कोई नदी बड़ी नदी में आके मिल जाती है, कोई नदी आके झील में मिल जाती है। तो यहाँ पे वह स्थिति पैदा होता है कि जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिलती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी नदी है, यहाँ पे एक छोटी नदी इस तरह से आके मिलती है इसमें,
ये छोटी नदी मिली, तो ये बड़ी नदी, ये छोटी नदी सहायक नदी होगी। फिर से समझिए, ये छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिलती है और बड़ी नदी के जल में विस्तार करती है, जल के आयतन में या फिर डेंसिटी में वृद्धि कर देता है, जल में वृद्धि कर देता है। इसलिए इस छोटी नदी को सहायक नदी और इस बड़ी नदी को मुख्य नदी कहेंगे। तो ये नदी हो गई क्या? मुख्य नदी। ये मुख्य नदी और ये नदी हो गया सहायक नदी। ठीक है, छोटी नदी जो उसका जल बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो बड़ी नदी हो गया मुख्य नदी और छोटी नदी हो गई सहायक नदी। अब इसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस बड़ी नदी से एक छोटी नदी बाहर निकल गई। मान लीजिए यहाँ पे आके क्या होता है, ये बड़ी नदी में एक छोटी नदी बाहर आकर अलग से समुद्र में मिल गई, तो उस स्थिति में इस छोटी नदी को हम क्या बोल रहे हैं? शाखा नदी कहेंगे। तो जब बड़ी नदी से जल कम हो जाता है, कम होने का कारण क्या होगा कि एक दूसरी नदी, छोटी दूसरी नदी बड़ी नदी से निकल के अलग हो जाती है, तब उस छोटी नदी को हम लोग शाखा नदी कहेंगे। और जब नदी का जल में वृद्धि करता है एक दूसरी नदी, तो उस नदी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो नदी क्या हुआ? सहायक नदी, मुख्य नदी और यह होगी शाखा नदी। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग 5 प्रकार का नदी पढ़ लिया: सहायक नदी, मुख्य नदी, शाखा नदी, सदाबहानी नदी, बरसाती नदी, और भी नदी होते पर। चलिए आगे चले हम लोग। उसके बाद है संगम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये सहायक नदी जब इस मुख्य नदी पे मिलती है, तो ये स्थान, इस स्थान पे मिली, तो इस स्थान को हम लोग संगम कहेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? जब जिस स्थान पे कोई सहायक नदी जब मुख्य नदी पे मिलती है, तो उस स्थान को हम लोग संगम कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में इलाहाबाद का नाम सुने हैं, जिसको अब तो प्रयागराज भी कहते हैं। तो उस प्रयागराज में गंगा यमुना से मिलती है। ठीक है, गंगा यमुना जो है गंगा के पास आके मिल जाती है। कहाँ पे? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में। तो इस स्थान को संगम बोला जाता है, संगम के नाम से वो प्रसिद्ध भी है। ठीक है, कोई किसी भी नदी के केस में ये होता है कि जब सहायक नदी मुख्य नदी से जिस स्थान पे मिलती है, उस स्थान को हम लोग संगम कहते हैं। अब है प्रवाह मार्ग, जिसको हम लोग कोर्स भी कहते हैं। तो देखिए नदी क्या है, यहां से लेके इस तरह से ऐसे 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 ना भाई, मतलब नदी जिस रास्ते को घूमती हुई आगे बढ़ती है और अंत में समाप्त होती है, तो पूरा उद्गम से लेके मुहाने तक के सफर को उसका प्रवाह मार्ग या फिर कोर्स बोला जाता है। ये प्रवाह मार्ग वाना नदी का, ये से चली दक्षिण की तरफ, फिर चली पूरब की तरफ, फिर यहाँ पे कि यहाँ पूरब जाके फिर मिल गई समुद्र में। तो ये पूरा जो बहने का तरीका है, जो बहने का दिशा है, उसको हम लोग उद्गम से लेके मुहाने तक के सफर को उसका प्रवाह मार्ग कहते हैं। अब है बेसिन। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बेसिन से पहले हम लोग बात करेंगे वैली की, रिवर वैली। ये इसका प्रवाह मार्ग हुआ। अब तो नदी तो एक पतली लाइन नहीं है, नदी इस तरह से होती है। देखिए इस तरह से होता है, नदी इस तरह से गहरी होती है, गहरी होती है ना, गहरी होती है नदी इस तरह से। तो नदी का बायां किनारा, नदी का दाहिना किनारा के बीच में नदी बहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नदी का बायां किनारा, नदी जब हम लोग चलते हैं तो हम एक क्षेत्र लेके चलते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ इस तरह से, तो मेरा ये दाहिना किनारा, ये बायां किनारा। नदी भी ऐसे ही उसका दाहिना किनारा आता है, नदी का बायां किनारा आता है। तो जब नदी के दाहिने किनारे और बाएं किनारे के पूरे क्षेत्र को, शुरू उद्गम से लेके मुहाने तक के पूरे उसका दाहिना किनारा बायां किनारे के क्षेत्र को हम लोग नदी घाटी कहते हैं। क्योंकि वो घाटी के तरह, बाद में पढ़ेंगे, घाटी का निर्माण करता है नदी, तो वो घाटी की तरह बन जाता है, बीच में गड्ढा होता है, दोनों तरफ ऊंचा होता है। तो उस तरह के जब घाटी का निर्माण होता है या फिर घाटी बना ही लेती है नदी, तो उसको
हम लोग नदी घाटी कहते हैं। तो बायां नदी का उद्गम से लेकर मोहाना तक नदी का दोनों किनारे के बीच वाले भाग को, बायां किनारे और दाहिने किनारे वाले दाहिने किनारे के बीच के भाग को हम लोग घाटी कहते हैं। चलिए, अब है नदी बेसिन। बेसिन क्या कहते हैं कि नदी जिस जिस क्षेत्रों से जल ग्रहण करती है, ध्यान रखिएगा, नदी जिस जिस क्षेत्रों से जल ग्रहण करती है वो संपूर्ण क्षेत्र को नदी घाटी कहते हैं, सॉरी नदी का बेसिन कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, जैसे आप समझते हैं कि नदी का सहायक नदी है, इसकी भी कोई सहायक नदी होगी, इधर से भी कोई सहायक नदी बहेगी, इधर से भी कोई सहायक नदी बहेगी, कुछ भी हो सकता है। तो नदी का वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र जहाँ से कि नदी को जल प्राप्त होता है वह सारा क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। समझ में आया बात? तो नदी बेसिन क्या हुआ? ये सारा क्षेत्र, इस नदी के केस में हम लोग जब बात करेंगे तो ये सारा क्षेत्र, इनसे इसको जल प्राप्त होता है, इसलिए इन सारे क्षेत्रों को हम लोग नदी का बेसिन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल विभाजक कहते हैं सामान्य रूप से जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र है या फिर ऊंचा स्थान है जहां पर जो कि दो नदियों के बेसिन को अलग करता है। ध्यान में रखिएगा, जल विभाजक वह ऊंचा क्षेत्र है जो कि दो नदी बेसिन को अलग करता है, उसी को हम लोग जल विभाजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और एक नदी है जो कि इधर बहती है, और ये ऊंचा, ये पर्वत मान लीजिए इस तरह से है, ये पर्वत है, नदी एक इस तरफ बहती है और दूसरी नदी मान लीजिए इस तरह से बहती है। ठीक है, तो ये नदी अलग है, ये नदी अलग है, इसकी सहायक नदी इस पर्वत से इधर है और इसकी सहायक नदी इस पर्वत से इधर है। तो जब दो नदियां इस तरह से देखेंगे, ये सहायक नदी इस पर्वतीय क्षेत्र से अलग है, सहायक और मुख्य नदी, और यहाँ पे जो एक नदी बह रही है ये नदी इस पर्वत से अलग हो गई है, तो इसका जल इस पर्वतीय क्षेत्र से अलग है और इसका जल इसी पर्वतीय क्षेत्र से उस तरफ है। तो ये जो पर्वत हुआ, ये जो ऊंचा स्थान हुआ, इन दोनों नदियों के बेसिन का जल विभाजक कहलाएगा। चलिए ठीक है, सब बात समझ में आ गई। जल विभाजक क्या होता है कि वह ऊंचा क्षेत्र जो कि दो नदी बेसिन को अलग करता है उसे हम लोग जल विभाजक कहते हैं। आगे है दोआब। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। एकदम सीधा सीधा, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। मान लीजिए ये नदी है, सहायक नदी, और ये एक नदी है, तो इसका जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र होगा ये दोआब होगा। ये नदी है, ये नदी है, ये जो क्षेत्र होगा इसका ये दोआब होगा। ये नदी है, मान लीजिए ये नदी था और ये नदी है ना, इसके इस क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। तो दोआब का जो क्षेत्र होता है कृषि के रूप से बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि इसका भी जल इस तरफ आएगा, इसका भी जल आता है, और जल से लाने वाले जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं वो इन क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। तो दोआब का जो क्षेत्र होता है वह दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है और कृषि के लिए यह बहुत ही उपजाऊ होता है। चलिए, और अंत में है आधार तल। आधार तल देखिए, ये समंदर है और ये उद्गम स्थान है, और यहाँ से यदि हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये लाइन यहाँ तक होता है ना, ये लाइन ऐसे। अब देखिए कि नदी अपर्दन करेगी, हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, पहले आपको हम बता देते हैं, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मतलब आधार तल क्या होता है। ये जो नदी है ये नदी अपर्दन करती है, ये सर्वमान्य है कि नदी अपर्दन करती है। और अब ये आता है कि नदी कब तक अपर्दन करेगी और कहाँ तक अपर्दन करेगी। तो नदी जब अपर्दन करते करते इसका तली जो है काटता जाएगा। जब नदी अपर्दन करते करते इस तरह से नदी अपर्दन करते जाएगी, नीचे गड्ढा होते जाएगा, नदी अपर्दन करते जाएगी, गड्ढा होता जाएगा, और जब अब नदी का निचला तल इस लेवल को छू जाएगा ना, तब अपर्दन करना बंद कर देगा। तो अपर्दन करना उस समय बंद कर देगा और वह क्षेत्र
कहलाएगा आधार तल। तो आधार तल सामान्य रूप से दूसरा चीज है, मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे आके आधार तल पे आके नदी अपना अपरदन बंद कर देगी। लेकिन एक्चुअली में आधार तल होता क्या है? आधार तल कहते हैं कि वह तल जहाँ पे कि नदी अपना अपरदन कार्य बंद कर देती है, उसको हम लोग आधार तल कहते हैं। और आधार तल कैसे निर्धारित होगा, ये कुछ सवाल उठता है कि किसी भी नदी का आधार तल कैसे निर्धारित होता है। तो उसका मुहाना, किसी भी नदी का मुहाना ही उसका आधार तल होता है। और उस मुहाने तक नदी का जो तली है, जब उस मुहाने तक काट देगी और वहां तक पहुंच जाएगी, मुहाने के तल तक, यदि ये नदी का मुहाना ये है और इस मुहाने तक नदी जब पहुंच जाएगी तो नदी अपना कटाव बंद कर देगी। ठीक है, तो किसी भी चीज का नदी का दो तरह का आधार होता है, एक अल्टीमेट आधार तल होता है और दूसरा लोकल आधार तल होता है, स्थानीय आधार तल। तो नदी सामान्य रूप से जहाँ पे समाप्त हो जाती है उसको हम लोग अल्टीमेट आधार तल कहते हैं। और नदी कोई छोटा जगह, जैसे कि छोटी नदी का बड़ी नदी वगैरह वगैरह जो होता है, जहाँ पे कि उसका आधार तल समाप्त होता है, आधार तल होता है, उसको हम लोग सहायक लोकल बेस लेवल कहते हैं। तो अल्टीमेट बेस लेवल, दो तरह का बेस लेवल हुआ आधार तल, अल्टीमेट बेस लेवल और लोकल बेस लेवल। अल्टीमेट बेस लेवल समुद्र होता है किसी भी नदी का, ध्यान में रखिएगा, किसी भी नदी का अल्टीमेट बेस लेवल समुद्र होता है। तो जब कोई बड़ी नदी समुद्र में मिलती है और उसका कटाव उस बेस लेवल मतलब समुद्र के तल तक होता है और वहाँ पे वो आधार अपरदन समाप्त कर देती है, तब उसको हम लोग अल्टीमेट बेस लेवल कहते हैं। और जब नदी, झील, कोई बड़ी नदी, किसी छोटी नदी के लिए बड़ी नदी या फिर कोई झील जब आधार तल का काम करता है, तब उसको हम लोग लोकल बेस लेवल या फिर स्थानीय आधार तल कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नदी के कार्य। ठीक है, धन्यवाद।